नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यहाँ पर मोदी की रैली को सफल बनाने को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रदेश संगठन के सारे पदाधिकारी तलब किए गए हैं। इसी के साथ साथ तमाम मंत्रियों विधायकों को भी भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा गया है। रैली के लिए गढ़वाल मंडल में बांटे जा रहे हैं 3 लाख निमंत्रण पत्र। रैली को सफल बनाने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन फिलहाल चिंता बनी हुई है। तो देखिए, पीएम मोदी का आगमन होना है कल, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से ठीक पहले बीजेपी की ओर से तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। मोदी की रैली को सफल बनाया जाए, इसी को लेकर सभी पदाधिकारियों को तलब किया गया है। प्रदेश संगठन ने तलब किया है। तो रैली के लिए गढ़वाल मंडल में 3 लाख निमंत्रण पत्र जो हैं बांटे जा रहे हैं। रैली को सफल बनाने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन बनी है चिंता। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मोदी की रैली को सफल बनाने को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रदेश संगठन के सारे पदाधिकारी तलब किए गए हैं। इन्हीं के साथ साथ मंत्रियों विधायकों को भी भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा गया है। अधिक से अधिक भीड़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, इसको लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो काफी व्यापक स्तर पर होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के दौरे पर कल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और उससे पहले तैयारियां बीजेपी की ओर से पुरजोर जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया है। कल परेड ग्राउंड में होने वाली रैली का जायजा लेने हमारे संवाददाता पवन दीक्षित परेड ग्राउंड पहुंचे हैं, जहां पर डीएम से बात कर व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही करीब 18,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। तो यहां पर परेड ग्राउंड में हम जहां पर इस वक्त खड़े हैं, वहां पर तमाम जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जिनका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, उनके मॉडल तैयार किए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो 82 जल विद्युत परियोजना है 120 मेगावाट की, इसका कल लोकार्पण होना है। उसके साथ साथ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसका लोकार्पण होना है, और साथ ही साथ जो ऑल वेदर रोड के जो कार्य पूरे हो गए हैं उन तमाम कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, और साथ ही साथ कई ऐसे कार्य हैं जिनका शिलान्यास भी किया जाएगा। करीब 18,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली देहरादून का जो कॉरिडोर है उसका शिलान्यास किया जाएगा, और साथ ही साथ जो हरिद्वार रिंग रोड है, लक्ष्मण झूला है, तो ये तमाम योजनाएं हैं जिनका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को सौगात देने वाले हैं शिलान्यास करके, जो कि 18,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका कल लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और जनसभा को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवभूमि के लिए कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। अपने सहयोगी जितेंद्र पेटवाल के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज देहरादून। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा कल देहरादून में होनी है, जिसको लेकर लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही बढ़ते कोविड के बीच ये जनसभा होनी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले सभी बीजेपी नेताओं का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री के मंच के आसपास तैनात हर एक सुरक्षाकर्मी अधिकारी के आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा चुके हैं। तो पीएम से मिलने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। पीएम की कल एक विशाल जनसभा होनी है उत्तराखंड में, और इसी को लेकर फिलहाल आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए हैं। सभी कर्मचारियों के भी आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए हैं। तो कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सभी चीज को देखते हुए फिलहाल ये तैयारियां हो रही हैं। तो कल प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है देहरादून, और ऐसे में उनकी जनसभा में जो पहुंचेंगे तमाम जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, सुरक्षाकर्मी होंगे, सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब बड़ी खबर की, जहां पर प्रदेश में बेरोजगारी दर 11 महीने में सबसे कम हुई है। नवंबर महीने में सबसे कम 3.1% रही है बेरोजगारी दर। और वहीं CMIE ने जारी किए बेरोजगारी दर के आंकड़े। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आंकड़े जारी होने के बाद ये जानकारी सामने आई है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11 महीने में सबसे कम हुई है। नवंबर महीने में सबसे कम 3.1% रही बेरोजगारी दर। और वहीं CMIE ने ये आंकड़े बेरोजगारी दर के जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बेरोजगारी दर जो है 11 महीने में सबसे कम हुई है नवंबर के महीने में, जो कि 3.1% ही महज रही है। तो CMIE ने आंकड़े जारी कर दिए हैं बेरोजगारी दर के। इसी के अनुसार 11 महीने में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है नवंबर महीने में सामने आई है, जो कि केवल 3.1%, 3.1% है केवल। तो CMIE ने जारी किए हैं बेरोजगारी दर के आंकड़े। प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11 महीने में सबसे कम हुई है। नवंबर महीने में सबसे कम हुआ है बेरोजगारी दर, 3.1% ही महज रहा है। CMIE ने ये आंकड़े बेरोजगारी दर के जारी किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी बेरोजगारी दर को लेकर। और ऐसे में CMIE ने आंकड़े जारी कर दिए हैं बेरोजगारी दर को लेकर। उन्हीं के अनुसार नवंबर महीने यानी कि बीते महीने में बेरोजगारी दर जो है वो 3.1% रहा था। और अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। देखिए, CMIE ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, क्या आंकड़े रहे हैं? जी साक्षी, देखिए उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की दर है वो हमेशा बढ़ती जा रही थी और प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर थी वो 11 माह के अंतराल में इस बार सबसे कम हुई है, जो अपने आप में उत्तराखंड के लिए खुशी की बात है। और नवंबर महीने में सबसे कम जो 3.1% बेरोजगारी की दर थी वो रही है। और CMIE ने ये जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के ये जारी किए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो एक तरफ जहां पूरे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड में अगर उसकी दर घट रही है तो उत्तराखंड वासियों के लिए एक खुशी की भी बात है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो नौजवान हैं भविष्य में उनके लिए भी जो रोजगार के अवसर हैं वो और ज्यादा सरकारें मुहैया कराएंगी और आगामी जो वर्ष हैं या आगामी जो सरकारें हैं वो बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अब आगे यही उम्मीद है कि जो दर है वो 3.1% से भी कम होकर और भी घट जाए, शून्य हो जाए, यही उम्मीद है सभी को। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि अगर बेरोजगारी की दर घटती है तो प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात होती है। बेरोजगार जो नौजवान हैं उनके लिए भी खुशी की बात होती है। और जिस तरीके से ये दर घट रही है उससे तो यही संभावनाएं लगाई जा सकती हैं कि ये आंकड़ा जो है गिरता हुआ 0 तक आ जाए और प्रदेश में जितने भी बेरोजगार युवा युवतियां हैं उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अच्छी खबर है जहां पर CMIE ने बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। 11 महीने में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है बीते महीने यानी कि नवंबर में आई है, जो कि 3.1% ही रही है। तो वहीं बढ़ते कोविड के खतरे को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही अशारोड़ी चेकपोस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो रहे हैं। वहीं बता दें कि बीते दिनों देहरादून में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के भी कोविड पॉजिटिव आने के बाद से पुलिसकर्मियों की भी टेस्टिंग की जा रही है। तो कोविड को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और एयरपोर्ट पर टेस्टिंग सभी की शुरू हो चुकी है। और वहीं चेकपोस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है और एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट। कोविड के नंबर्स का सवाल है। 23rd, 24th को जो है, हालांकि 24th को ज़्यादा केसेस आए थे, 17 केसेस आए थे, जिसमें IGFNA और जो तिब्बतियन कॉलोनी है वहाँ पे लगभग दोनों मिला के 17 केस आए थे। लेकिन 24th के बाद लगातार केसेस में कमी आई है और सतन 10 करके केसेस आ गए। अब कल की मैं अगर बात करूँ तो 9 केसेस आए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट देहरादून के दृष्टिगत जो है कोविड केसेस जो हैं उनमें कमी आई है।
लेकिन हम पूरे तरीके से सतर्क हैं और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट में हम लोगों ने जो है RT-PCR जो है रैंडम टेस्टिंग हम लोगों ने कराना शुरू कर दिया है। और बाकी जो आशा रोडी वाला जो चेक पॉइंट है वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है रैट टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। तो देखिए, कोविड के खतरे के बीच में लगातार अलर्ट पर है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, और कोरोना को लेकर कमर कसी गई है। एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच हो रही है, तो वहीं चेक पोस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है ताकि सभी लोगों का अच्छे से टेस्ट हो पाए, क्योंकि खतरा जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है उसी से बचना होगा हम सभी को। इसी को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है। तो कोरोना को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और लगातार RT-PCR टेस्टिंग हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे बात, जहां पर नवनियुक्त आयुक्त गढ़वाल के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। सुशील कुमार पहले भी जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वह पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छे से रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में हो रहे विकास कार्यों में भी तेजी लाने का काम किया जाएगा। तो नवनियुक्त आयुक्त ने पदभार संभाल लिया है, जिनका नाम सुशील कुमार है, और जानकारी ये है कि वो पहले भी पौड़ी को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो DM के रूप में उन्होंने सेवा की थी और अब नवनियुक्त आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है उनको। और अधिक जानकारी लेंगे भगवान सिंह से। भगवान, देखिए, DM के रूप में पहले भी सेवा दी थी नवनियुक्त सुशील कुमार ने और एक बार फिर से वो पौड़ी को अपनी सेवाएं देने वाले हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता साक्षी आपको बता दूं कि उत्तराखंड के नए नियुक्त सुशील कुमार गढ़वाल आयुक्त यहाँ पहुंचे पौड़ी में, कल देर शाम को पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने जो होता है नियम अनुसार उन्होंने अपने सदस्य ग्रहण करी। उसके बाद तमाम उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी पहाड़ों में जनपदों में अपनी सेवा दे चुका है। इससे पहले वो यहाँ के जिलाधिकारी रह चुके हैं और जिसके बाद वहाँ पे उनका कहना है कि मैं बड़ी गलती से जानता हूँ पहाड़ों में किस चीजों की समस्या होती है, लेकिन उनका साफ यही कहना है कि जो जिन अनुसार से यहाँ पे दिया गया है और सभी का अनुरोध का है कि कोरोना काल की जो लहर है उस लहर से सभी बचने के लिए स्वयं उन्होंने खुद मास्क पहन के तमाम सभी को डिस्टेंस करके कहा है कि तमाम सभी अधिकारी इस तरह के समाधान किया जाएगा और जो भी जिस तरह से वहाँ पे समाधान होगा उसका दिया जाए। लेकिन एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण की बात है यहाँ पे है कि जब यहाँ पे नागरिक पहुंचे हैं तो उनको पहले भी इस तरह से रह चुके हैं। उनका यही कहना है, मेरा व्यक्तित्व यही रहेगा कि जनता की समस्या को समाधान करना और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे उनको पूछा गया कि यहाँ पे आयुक्त जो आते हैं तो कभी बार आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं जब भी मैं बैठूंगा तो यही पौड़ी मंडल में, क्योंकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, मैं पौड़ी यहीं बैठूंगा और मेरे उत्साह से जो भी लोगों की सेवा होगी मैं उसको भरपूर से सहयोग करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका भगवान, जानकारी देने के लिए हमको। वही बात अब लाल कुआं की, जहां पर लाल कुआं में पिछले कई सालों से लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। वही उनसे मिले झूठे आश्वासनों से लोग तंग आ चुके हैं। इधर लोगों की मांग पर बीजेपी युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी खुद पैदल जलभराव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। तो देखिए, लाल कुआं में जलभराव की समस्या है और उसी से तमाम जो ग्रामीण हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, वो काफी परेशान हैं और उन्होंने इस बारे में स्थानीय प्रशासन को बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुध नहीं ली गई है। और ऐसे में युवा नेता पहुंचते हैं दीपेंद्र सिंह कोश्यारी और निरीक्षण करते हैं। ये बात अब जोशीमठ की, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ धाम के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है और जल्द ही बर्फबारी की उम्मीद लगाई जा रही है। तो देखिए, मौसम ने अपना रुख बदल लिया है और ठंड
आ चुकी है और जल्द ही उम्मीद है कि बर्फबारी होगी। तो जोशीमठ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ कैंप साइट में धाम के इलाकों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश तेजी के साथ और उसके बाद बर्फबारी होने की भी उम्मीद है कि जल्द ही इस बार बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम ने करवट बदल ली है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ चुकी है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। कैंप साइट में खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुना वन प्रभाग के तहत कालसी ब्याली मोटर मार्ग के भुगतान के संबंध में ज्ञापन सौंपा और डीएफओ दफ्तर के सामने ठेकेदार बैठ गए। ठेकेदारों ने कहा कि मोटर मार्ग में अप्रैल 2020 में कार्य पूर्ण कर दिया गया था, जिसका अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे सभी ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो भुगतान न होने पर ठेकेदार जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और ये लोग डीएफओ दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं धरने पर। तो भुगतान न होने की वजह से ये लोग लगातार धरना दे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने 2020 में वन विभाग के अंतर्गत ब्याली खालसी खिमोत्रा वन मोटर मार्ग में कार्य किया था, जिसको 2 वर्ष हो चुका है और विभाग ने हमको तीन डिपो का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन अभी तक भी हमारा भुगतान नहीं हुआ। इस कोरोना जैसी महामारी में पूरे देश में हैतोबा मचा हुआ है, परंतु अभी तक सारे ठेकेदार 40 के आसपास ठेकेदार हैं। हम लोगों ने काम करे हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। वही खबर अब टिहरी से है, जहां पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। बता दें कि युवा कल्याण विभाग की ओर से बादशाही थॉल खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ विधायक ने किया है। तो टिहरी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, इसमें सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपना दमखम दिखाया, भाग लिया है। वही खबर पौड़ी से है, जहां पर सुबह से ही मौसम ने अपना मिजाज बदला है। मूसलाधार बारिश के चलते यहां पर ठंड बढ़ गई है, इसके बाद लोगों ने आग का सहारा ले लिया है। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए यहां पर जिला प्रशासन ने सावधान रहने का निर्देश भी जारी कर दिया है। तो मौसम ने अपना रुख बदला। देखिए, बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो चुका है बूंदाबांदी होने के बाद, और जिला प्रशासन ने हालांकि अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को कहा है कि वो सावधान रहें। तो बारिश हुई है तेजी के साथ, और बारिश होने के बाद ठंड और भी बढ़ चुकी है। मौसम हालांकि सुहाना हो चुका है, लेकिन ठंड ने दस्तक दे दी है और इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देहरादून में चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड की लड़ाई में साथ देने के लिए पुरोहित समाज ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल और दीपिका पांडे को सम्मान स्वरूप कलश, ब्रह्मकमल और शंख भेंट किया है और 2022 के चुनाव में कांग्रेस को जीत का आशीर्वाद दिया है। तो देखिए, तीर्थ पुरोहितों का कांग्रेस को आशीर्वाद मिला है, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने शंख भेंट किया।